वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपने अप्रैल मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, मई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन गोल्ड डिजिगोल्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हाल ही में सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिगोल्ड निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि गोल्ड यानी कि सोने में निवेश, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उसका नाम है डिजिगोल्ड। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिगोल्ड वो लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिगोल्ड, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। This has been rolled out in partnership with SafeGold, a provider of digital gold. तो किसके साथ पार्टनरशिप में ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है SafeGold के साथ, जो प्रोवाइडर है किसका? डिजिटल गोल्ड का। यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिगोल्ड लॉन्च किया है। इसे डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंटेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके साथ पार्टनरशिप में किया है, तो वो किया है सेफ गोल्ड के साथ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो सेफ गोल्ड भी आप लोग याद कर लीजिए किसके साथ किया है? सेफ गोल्ड के साथ। और क्या नाम है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? उसका नाम है डिजिगोल्ड। और किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। और कंटेंट जैसे मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जिसको जो सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को देख सकता है। डिजिटल गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बचत खाते के कस्टमर्स एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 के सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कस्टमर्स अपने परिवार और फ्रेंड्स को भी डिजिगोल्ड उपहार में दे सकते हैं जिनको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बचत खाता है। यानी कि with DigiGold Airtel Payments Bank saving account, customers can invest in 24K gold using the Airtel Thanks app. Customers can also give DigiGold to their family and friends who have saving accounts with Airtel Payments Bank. और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं। ये जो कंटेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी आपने अच्छे से वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ सकता है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की एमडी सीईओ है अनुव्रता विश्वास। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और फाउंडेड इन जनवरी 2017। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच वेस्ट बंगाल बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक ऑन इनसफिशिएंट कैपिटल रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। यानी कि आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी नियामक और गैर अनुपालन पर पश्चिम बंगाल स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आरबीआई ने जो इनसफिशिएंट कैपिटल और रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस को जो है इसको ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। जो वेस्ट बंगाल का बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई ने अभी हाल ही में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी कि RBI has cancelled the license of United Cooperative Bank Limited over inadequate capital regulatory non-compliance based in Bagnan, West Bengal. यानी कि आरबीआई ने पश्चिम बंगाल में बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक, गैर अनुपालन और यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो याद रखिएगा किसका किया है? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का भी हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, जिसको आरबीआई ने हाल ही में लाइसेंस रद्द किया है।
10 मई 2021 को एक आदेश के माध्यम से केंद्रीय बैंक ने सहकारी ऋणदाता को 13 मई 2021 को कारोबार बंद करने से बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया है। यानी कि थ्रू एन ऑर्डर डेटेड May 10, 2021, the central bank has prohibited the cooperative lender from carrying on banking business with effect from the close of business on May 13, 2021। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का हाल ही में आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस एक्ट के अंडर में, तो यानी कि किस एक्ट के अंडर में इसको लाइसेंस रद्द करने की परमिशन मिली है आरबीआई को, किस एक्ट के अंदर आरबीआई लाइसेंस जो है वो रद्द करता है। तो इस प्रकार ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 और धारा 2022(3)(d) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। यानी कि एज सच इट डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 रीड विद सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर है? 25वें। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। हेडक्वार्टर है मुंबई। फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि हाल ही में किस बैंक ने जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक एमओयू साइन किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। पंजाब नेशनल बैंक राइट आंसर है। Geojit Financial Services has entered into an agreement with Punjab National Bank to provide a 3-in-1 account to the latest customers। यानी कि Geojit Financial Services ने बात की ग्राहकों को 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता किया है। ये नई सेवा उन कस्टमर्स को जिनके पास पीएनबी के साथ बचत खाता है या सेविंग अकाउंट जो है पीएनबी का, पीएनबी डीमेट अकाउंट और जियोजिट ट्रेडिंग खाते की सुविधा देता है। और पीएनबी में बाधा मुक्त दृष्टिकोण के साथ बचत और डीमेट खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं। इस जो एमओयू साइन हुआ है इसके अंतर्गत, यानी कि द न्यू सर्विसेज गिव्स कस्टमर्स हु हैव saving account with PNB, a PNB Demat account and Geojit trading account saving and Demat accounts can be opened online in PNB with a hassle-free approach। इसके क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। जैसे कि द ट्रेडिंग अकाउंट विच कैन बी ओपन ऑनलाइन इन 15 मिनट्स प्रोवाइड्स अ सीमलेस इंटरफेस टू इन्वेस्ट ऑनलाइन द एवेन्यूज ऑफर बाय जियोजित। यानी कि जो ट्रेडिंग खाता है जिसे 15 मिनट में ऑनलाइन खोला जा सकता है और जियोजित द्वारा पेश किए गए अवसरों में ऑनलाइन निवेश करने के लिए एक सहज इंटरफेस भी ये प्रदान करता है। बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एमडी सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव और फाउंडेड इन 19 मई 1894 इन लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently, Reserve Bank of India has given authorization to which company to operate as a prepaid payment instrument company। यानी कि PPI। क्या फुल फॉर्म है इसका? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट में बोलेंगे PPI। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को PPI, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रीपेड भुगतान उपकरण कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया है? तो किसको किया है? एरोड टेक्नोलॉजी। एरोड टेक्नोलॉजी को किया है। इसका नाम क्या है? इरूट टेक्नोलॉजी बोलेंगे इसको, इरूट भी बोल सकते हैं, एरोड भी बोल सकते हैं। तो ये इरूट टेक्नोलॉजी के साथ किया है किसने? आरबीआई ने। द आरबीआई हैज ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू इरूट टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट एज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी। यानी कि आरबीआई ने एक प्रीपेड भुगतान उपकरण कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए इरूट टेक्नोलॉजी को प्राधिकरण प्रदान किया है। The RBI issued authorization to Iroot Technology Private Limited with perpetual validity to commence issuance and operations of semi-closed prepaid instruments in the country। यानी कि
आरबीआई ने देश में सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने और संचालन शुरू करने के लिए स्थायी वैधता के साथ इरू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण जारी किया है। किसको किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किया है इरू टेक्नोलॉजी को। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हिंदी इंग्लिश में, आप लोग इनको देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके। बात कर लेते हैं इरू टेक्नोलॉजी की। इरू टेक्नोलॉजी के एमडी सीईओ कौन है, संजीव पांडे, और उसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे यूजर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नाउ ट्रांसफर मनी टू ऐप कस्टमर्स ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के गूगल पे यूजर्स अब किन देशों के ऐप ग्राहकों को धन हस्तांतरित कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि गूगल पे यूजर्स जो हैं कहाँ के, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो गूगल पे यूजर्स हैं वो अब किन देशों के, कौन सी वो कंट्रीज हैं जिनके कस्टमर्स को पैसे ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के कस्टमर्स को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं गूगल पे यूजर्स यूएसए के। अल्फाबेट इंक के गूगल ने अपने यूएस भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। यानी कि अल्फाबेट इंक गूगल हैज लॉन्च इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर पार्टनरशिप विद रेमिटेंस फर्म्स वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन कॉर्पोरेशन फॉर यूजर्स ऑफ इट्स यूएस पेमेंट्स एप्स। यानी कि गूगल पे यूजर्स इन द यूएस कैन नाउ ट्रांसफर मनी टू ऐप कस्टमर्स इन इंडिया एंड सिंगापुर with plans to expand to the 80 countries available via Wise and 200 via Western Union by the end of the year। तो क्या बोला गया है कि संयुक्त राज्य में गूगल पे यूजर्स अब भारत और सिंगापुर में इस ऐप के जरिए कस्टमर्स को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें वाइस के माध्यम से उपलब्ध 80 देशों, 80 कंट्रीज और वर्ष के अंत तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 तक विस्तार इसके करने की योजना है। तो अभी जो है, अभी यूएसए के गूगल पे यूजर्स अब इंडिया और सिंगापुर में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कौन सी दो कंट्रीज हैं, वो है इंडिया एंड सिंगापुर। और the company has partnered with Western Union and Wise both which have integrated their services into Google Pay। जो कंपनी ने वेस्टर्न यूनियन और वाइस के साथ पार्टनरशिप की है, दोनों ने अपनी सेवाओं को गूगल पे में एकीकृत किया है, इंटीग्रेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोलती हूँ, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। तो जिसको जो सुटेबल है वीडियो को पॉज करके इनको जरूर पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे जरूर पूछे जाते हैं। जो कंटेंट में अवेलेबल कराती हूँ, इस कंटेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गूगल की बात कर लेते हैं। तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल फाउंडेड इन 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया यूएस। और फाउंडर्स कौन है गूगल के, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन। कौन है इसके फाउंडर, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन इसके फाउंडर्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है ये मैं फिर बोलती हूँ, उसको पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द आई चूज माई नंबर फैसिलिटी। यानी कि निम्न में से आई चूज माई नंबर सुविधा किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आई चूज माई नंबर फैसिलिटी। क्या नाम है इसका, आई चूज माई नंबर। इस फैसिलिटी का नाम है आई चूज माई नंबर। ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में अपने सभी कस्टमर्स के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। This new features gives the bank existing and new customers to option to select their favorite numbers as their saving और करंट अकाउंट नंबर। यानी कि इस नई सुविधा जो है, इस सुविधा से बैंक के मौजूदा और नए कस्टमर्स अपने पसंदीदा नंबर्स को अपनी बचत खाता या सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देते हैं। यानी कि जो इस बैंक के कस्टमर्स हैं वो आई चूज माई नंबर सर्विस के थ्रू अपनी पसंद का बैंक अकाउंट नंबर चूज कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट।
The bank will allow its customers to choose their favorite number as the last 10 digits of their bank account, saving or current। यानी कि बैंक अपने कस्टमर्स को उनके बैंक खाते, बचत या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर चुनने की अनुमति देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन क्या है? पैसे की कदर। क्या है इसका टैगलाइन? पैसे की कदर। और इसके एमडी सीईओ कौन है? अजय कनवाल। और इसका फाउंडेड इन 24 जुलाई 2006। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed by RBI as executive director, यानी कि ईडी। आरबीआई के ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसको किया गया है? जोश जे कट्टूर। किसको किया गया है? जोश जे कट्टूर को आरबीआई के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जोश जे कट्टूर। The RBI has appointed Josh J. Kattu as Executive Director prior to being promoted as ED. Mr. Kattu was heading Bengaluru Regional Office of the RBI as Regional Director for Karnataka. यानी कि आरबीआई ने जोश जे कट्टू को ईडी के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप से पदोन्नत होने से पहले वे जोश जे कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय डायरेक्टर के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। कौन? जोश जे कट्टूर। ही विल लुक आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट डिपार्टमेंट एंड राजभाषा डिपार्टमेंट। वह मानव संसाधन प्रबंधन और कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग का राजभाषा विभाग भी संभालेंगे। कौन? जोश जे कट्टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has recently launched a chatbot EVA on CSC Digital Services Portal to support village level entrepreneurs? यानी कि किस बैंक ने हाल ही में ग्राम स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक चैटबोट ईवा लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है चैटबोट जिसका नाम है ईवा? ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC Bank Common Services Center (CSC's) launched chatbot EVA on CSC's digital Seva portal to support the village-level entrepreneurs in providing banking services for the last-mile rural consumers। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि HDFC और CSC's Common Services Center फुल फॉर्म है CSC's का, और HDFC बैंक ने और CSC's ने पिछले भी ग्रामीण उपभोक्ता यानी कि जो भी विलेज कस्टमर्स कंज्यूमर्स हैं, रूरल कंज्यूमर्स हैं, जो भी उनके लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्तर के उद्यमियों यानी कि विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका समर्थन करने के लिए CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर एक चैटबोट जिसका नाम है ईवा लॉन्च किया है। तो जिसका इस चैटबोट का क्या नाम है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो इस चैटबोट का नाम है ईवा। और किसने लॉन्च किया है? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। यह पहल इंडिया और भारत के बीच की खाई को पाट देगी, यानी कि द इनिशिएटिव विल ब्रिज द गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। अर्बन इंडिया हैज बीन क्विक टू लर्न एंड अडॉप्ट टू द डिजिटल वर्ल्ड। रूरल इंडिया हैज फेस्ड चैलेंजेस एज इट हैज लोअर इंटरनेट पेनिट्रेशन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कंटेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट्स भी जरूर पढ़ने हैं। जैसे कि 24/7 सर्विसेज विल अलाउ VLE टू एक्सेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रोडक्ट प्रोसेस एंड रिसॉल्व क्वेरीज अबाउट HDFC बैंक सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर पढ़ना है। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has excluded Lakshmi Vilas Bank from the second schedule of the RBI Act, which was merged with which of the following banks? यानी कि RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। इसका विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में किया गया था?
तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का मर्ज कर दिया है, उसको विलय कर दिया है। किसके साथ मर्ज किया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डीबीएस बैंक में मर्ज हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक। किसमें हुआ है? डीबीएस बैंक में। द रिजर्व बैंक हैज एक्सक्लूडेड आरबीआई Lakshmi Vilas Bank from the second schedule of the RBI Act after it was merged with DBS Bank India Limited last year. A bank mentioned in second schedule of the Reserve Bank of India Act is known as Scheduled Commercial Act. यानी कि RBI ने पिछले साल DBS Bank India Limited के साथ विलय के बाद RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया है और आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में ये उल्लिखित बैंक को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में जाना जाता है। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इनको आप देख सकते हैं कि कब किया है। तो पिछले साल नवंबर में गवर्नमेंट ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को विलय को मंजूरी दे दी थी। तो कब किया था? नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर 2020 में मर्ज हुआ था लक्ष्मी विलास बैंक। किसमें मर्ज हुआ था? डीबीएस बैंक में। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर से देखिए। क्वेश्चंस इन कंटेंट से भी बहुत बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस जो बैंक एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, फाउंडेड इन 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज सेट अप एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी आरआरए 2.0 हु विल बी द हेड ऑफ दिस ग्रुप। यानी कि आरबीआई ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। इस समूह का प्रमुख कौन होगा, यानी कि कौन इसका हेड होगा, जो आरबीआई ने आरआरए 2.0 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। क्या फुल फॉर्म है आरआरए का? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो क्या कौन होंगे इसके अध्यक्ष, इसके हेड कौन होंगे? एस जानकी रमन। कौन होंगे इसके अध्यक्ष? एस जानकी रमन इसके हेड होंगे। The Reserve Bank of India has constituted an advisory group to assist the second Regulatory Review Authority (RRA 2.0), which was set by the Central Bank on May 1st, 2021, to streamline regulation and reduce the compliance burden of regulated entities. The advisory group will be headed by SBI MD S. Janki Raman. तो क्या बोला गया है कि आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 1 मई 2021 को नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। सलाहकार समूह का नेतृत्व एसबीआई के एमडी एस जानकी रमन करेंगे। और कौन कौन इसमें होगा, अदर जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो कौन कौन होंगे, ये भी मैंने दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इनको आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई, अनफाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली गॉट आरबीआई अप्रूवल फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस। निम्न में से किसे हाल ही में प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसे मिली है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। किसको मिली है? बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज द राइट आंसर। तो Bajaj Finance is all set to join the likes of Paytm and Amazon in the prepaid payment segment, with the Reserve Bank of India approving the non-bank lenders foreign with perpetual validity. तो क्या है ये? इसका मतलब है बजाज फाइनेंस ने आरबीआई के प्रीपेड भुगतान खंड में पेटीएम और अमेजोन की पसंद में शामिल होने के लिए गैर बैंक ऋणदाता को स्थायी वैधता के साथ मंजूरी मिल गई है। The move is a part of Bajaj Finance broader strategy to expand its digital offering. RBI has granted authorization to the company for issuance and operations of semi-closed prepaid payment instruments with perpetual validity. तो ये कदम बजाज फाइनेंस की एक विस्तृत रणनीति का हिस्सा है जो अपने डिजिटल प्रस्तावों का विस्तार करने के लिए है, और आरबीआई ने इस कंपनी को स्थायी वैधता के साथ सेमी क्लोज प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने और संचालन के लिए अधिकृत किया है। किसको? बजाज फाइनेंस लिमिटेड को।
बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और इसके सीईओ हैं संजीव बजाज। कौन है? संजीव बजाज सीईओ है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the Migration and Development Briefs report released by the World Bank, which country was the largest recipient of remittance in 2020 among low income and middle income countries? तो क्या है इसका मतलब कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, या विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था? Which country was the largest recipient of remittance in 2020 among low income and middle income countries? तो कौन सा था? हमारा देश भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। India was the largest recipient of remittance in 2020 as per the report Migration and Development Briefs released by the World Bank. India has been the largest recipient of remittance since 2008. तो विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में भारत जो है वो सबसे बड़ा, भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और भारत 2000 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2008। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक और इस रिपोर्ट का क्या नाम है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। क्या है इसका नाम? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। और इस रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2020 कौन सी कंट्री बनी है? वो बनी है इंडिया इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। इंडिया इसमें जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिसिपिएंट रेमिटेंस कंट्री बनी है इंडिया, हमारा देश भारत। इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें अदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैंने आपको कंटेंट अवेलेबल कराया है। 2020 की बात करें तो हालांकि 2020 में भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जो 2019 में 0.2% की तुलना में कम है। और वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में 540 बिलियन डॉलर था, जो 2019 की तुलना में 1.9% कम है। और साल 2020 की बात करें तो टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्रीज इन 2020 इन करंट यूएस डॉलर टर्म्स कौन कौन से हैं? वेयर इंडिया, चाइना, मैक्सिको, द फिलीपींस एंड इजिप्ट। कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज की बात करें तो वो है इंडिया, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। The top 5 recipients in 2020 as share of gross domestic product GDP were by contrast smaller economies कौन सी हैं? टोंगा, लेबनान की रिपब्लिक, तजिकिस्तान एंड EI सल्वाडोर, ये कंट्रीज हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में और फॉर्मेशन जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।